हरे कृष्णा बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के बढ़ रहे हैं। जैसा कि आज आपको पता है, हम अपनी सिंधु घाटी सभ्यता में चल रहे हैं। और कल मैंने जो पढ़ा दिया था उससे आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता में। अब हम ये देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते थे और कौन कौन से यहाँ से नगर बनने शुरू हुए। ठीक है, इन नगरों को हम यहाँ पे देख, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक। तो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हमें कहाँ कहाँ से मिले, तो उन चीजों को हम देखते हैं। तो जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर मिले हैं, जिसलिए इसके लिए उसको नगरीय सभ्यता कहते थे, वेल डेवलप्ड थी, बहुत अच्छी थी ये। तो मैं धीरे धीरे बताना शुरू करूंगा कहाँ पर क्या क्या चीजें मिली। तो फिलहाल अब इतना ध्यान रखो, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर मिले हैं वो कहाँ कहाँ पर मिले हैं, यानी कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई थी। तो जैसे कल की क्लास अगर आपको याद हो, तो हमने इसका भौगोलिक विस्तार देखा था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू, भारत, है ना। तो मतलब जम्मू तो भारत में ही है, तो भारत में, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके हमें नगर दिखाई देते हैं। तो वो लिखा हुआ है, इस सभ्यता के जो अवशेष हैं कि उसके जो नगर हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। अफगानिस्तान में भी कुछ इसके नगर पाए गए, यानी नगरों के जो अवशेष, जो बचे कुचे टूटे फूटे मकान मिले हैं, वो चीजें यहाँ से मिली है। मूर्तियां मिली हैं, कहाँ कहाँ से मूर्तियां मिली है। कब्र मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो कहाँ कहाँ से मिली है, यानी इसके जो अवशेष हमें मिले हैं वो किस किस नगर से मिले। तो अफगानिस्तान से मिले हैं हमें, पाकिस्तान से मिले हैं हमें, और भारत से मिले हैं हमें। पाकिस्तान में पंजाब से मिले हैं, सिंध से मिले हैं, बलूचिस्तान से मिले हैं। अगर मैंने कल की क्लास याद हो तो मैंने बताया था, भारत इस तरीके से देश। मैं एक मैप ड्रॉ कर, ये मेरा भारत यहाँ पे दिख रहा है ना। ये भारत है हमारा, ये वाला आज, ये वाला इस पाकिस्तान वाला, ये वाला इस अफगानिस्तान वाला। तो इस तरीके से ये सभ्यता बनी हुई, ट्राइंगल शेप में मैंने बताया था। तो यहाँ सब जगह इसके क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसलिए मैंने डिजिटल मैप बता रखा है कि इन जगहों पे इसके अवशेष मिले हैं, इसके सिंधु घाटी सभ्यता के। अब हम चलेंगे कि कहाँ से कौन सा नगर मिला है, इसकी नगर योजना कैसी थी, उन्हें देखेंगे। ठीक है, आगे सब ये समझ में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष पाए गए वो अफगानिस्तान से भी मिले हैं, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, बलूचिस्तान से और पंजाब प्रांत से मिले हैं। भारत में पंजाब से मिले हैं, भारत में राजस्थान से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं, पश्चिमी यूपी से मिले हैं, जम्मू से मिले हैं। देखो, पश्चिमी यूपी में आलमगीरपुर बताया था, जम्मू में मांडा बताया था, सुतका गेंदौर बताया था, मतलब सुतका गेंदौर अलग बताया था। तो बलूचिस्तान में पास था पाकिस्तान में। तो गुजरात में आपका धोलावीरा जैसे आएगा, है ना, इन सब चीजों को। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ पर इसके अवशेष हमें मिले हैं, वो नगर थे भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब एक एक करके हम इस पर बात करते रहेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र कहाँ से मिले। हम आगे थोड़ा और चलते हैं। तो एक बार तो हमने ये देख लिया कि कौन कौन नगर कहाँ का, यानी कि आप ध्यान रखोगे तो ये फैली हुई सभ्यता कहाँ पे रहेगी, अफगान में रहेगी, कुछ थोड़ी बहुत ईरान के आसपास भी मिल जाती है ना, और पाकिस्तान और भारत। अब देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे मुख्यतः चार प्रजाति पाई। कौन कौन सी? एक मिली है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति यहाँ मिली गई है। दूसरी मिली है भूमध्य सागरीय प्रजाति मिली है। तीसरी अल्पाइन प्रजाति मिली है और चौथी मंगोलाइड प्रजाति, मंगोलाइड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, भाई ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कौन थे, भूमध्य सागरीय लोग कौन थे, अल्पाइन लोग कौन थे, मंगोलाइड कौन थे। तो इसके लिए एक बार एक मैप देखिए, फिर आगे ये मैप देखेगा बच्चों। ये मैप दिख रहा है ढंग से? तो देख, ये वाला जो इलाका, ये बच्चों ये है मेडिटेरियन सी का इलाका। इस मेडिटेरियन सी के आसपास का ये वाला जो इलाका, ये है अल्पाइन क्षेत्र का, अल्पाइन यानी यूरोप का, है ना। ये वाला जो है ये है कैस्पियन सागर, ये भूमध्य सागर, ये कैस्पियन सागर, ये अल्पाइन पर्वत, ठीक है, ये अल्पाइन पर्वत। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लोग जो रहते थे, जो जाति थी वहां पे ऑस्ट्रोलॉइड, है ना। तो यहाँ पर इंडिया, ठीक है। तो ये प्रजाति, यहाँ की प्रजाति भी, कुछ यहाँ की प्रजाति भी, कुछ यहाँ की प्रजाति, कुछ यहाँ की प्रजाति, ये सारी प्रजातियां बताया गया, कुछ ना कुछ इनका भी योगदान होता है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आपको ध्यान रखना, अल्पाइन पर्वत यानी यूरोप की, ये भूमध्य सागर अफ्रीका के ऊपर पड़ रहा है,
ये कैस्पियन सागर आप लोगों का इधर, जो कि ये अरब देश है, ये ऊपर कैस्पियन सागर दिख रहा है। तो ये सारी चीजें सागर वगैरह जो है ये मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा। अभी फिलहाल ध्यान रखना कि यहाँ पे जो प्रजातियां विद्यमान थी इधर 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 इधर, ये सब हमें कहाँ दिखाई दे रही है, इनका कुछ न कुछ भाग हमें यहाँ भी दिखाई देता है सिंधु सभ्यता। तो विद्वानों का एक मत है, इसलिए हम इस पे ऐसे बात करते थे। तो अब आप देखो मैप में मैंने वो चीजें दिखाई, और यहाँ देखो तो प्लूटो ऑस्ट्रेलाइट तो ऑस्ट्रेलिया वाली, भूमध्य सागरीय भूमध्य सागर के आसपास वाली, अल्पाइन और कैस्पियन सागर दिखाया था तो कैस्पियन सागर के आसपास वाली, अल्पाइन यूरोप के आसपास वाली, और मंगोलोइड मंगोलोइड यानी मंगोल के आसपास वाली। और मंगोल कहाँ दोबारा लिख पा लेते हैं एक बार, ये भारत, और इसके ऊपर वाला इलाका ये चाइना के ऊपर वाला ये मंगोल, तो मंगोल वाली प्रजाति। तो ये प्रजातियां कहाँ पाई गई हैं, ये प्रजातियां पाई गई सिंधु सभ्यता की मुख्य 4 प्रजातियां थी। अच्छा एक मैप और दे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि मैप से ना फिर एक बार विजुअलाइज हो जाता है तो ज्यादा समझ में आता है। इसलिए आप लोग यही निकाल रखे हैं मैप। तो इसमें कोशिश कर, इसमें ज्यादा साफ दिख नहीं रहा, इसको इसको दे, इसमें ये देखने से दिख रहा है कि मैं, तो जो सिंधु की प्रजातियां थी ना वो प्रजातियां, अगर आप देखो इन्हें तो प्रजातियां ये रहा आपका आल्प्स, ये आल्प्स पर्वत, तो इसके आसपास की जो प्रजातियां मिली वो भी सिंधु सभ्यता के आसपास में मिली यहाँ की प्रजाति। ये है भूमध्य सागर, ये कैस्पियन सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर कैस्पियन सागर ये मिली है, ये आपका भारत, और ये मंगोल वाला ये, तो मंगोलॉइड, तो ये मंगोलॉइड, ये वाले लोग इधर के रहने वाले हैं ना, इसके आसपास के लोग रहने वाले ये वाले लोग, तो ये सब कहाँ दिखाई दिए, तो भारत के इधर के जो आसपास में दिखाई दिए। कहने का मतलब है यहाँ 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 के ये जो लोग थे, ये 4 प्रजातियां थी, ये 4 प्रजाति सिंधु सभ्यता की प्रजाति बोली जाती। तो ठीक है, थोड़ा मैप भी देख लिया है ना, इस मैप को मैं अच्छे से कवर करूंगा जब मैं आपको मैपिंग पढ़, ठीक है। तो फिलहाल में हमें 2 बातें ध्यान रखनी है, क्या कि इस सभ्यता के जो अवशेष थे यानी नगर कहाँ का विद्यमान थे, अफगानिस्तान में, भारत में और पाकिस्तान। दूसरा, इसकी 4 मुख्य प्रजाति थी, प्रोटोस्टोलॉइड मध्य सागरीय प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति और मंगोलाइड प्रजाति। अल्पाइन यूरोप के आसपास, मंगोलाइड मंगोल वाली, प्रोटोस्टोलॉइड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाली, भूमध्य सागर के पास वाली जो अफ्रीका से ऊपर है। तो ये 4 प्रजातियां यहाँ की मुख्य प्रजाति थी, ऐसा विद्वान का मत है। मोहनजोदड़ो के निवासी भूमध्य सागर में अधिकांश पहले अधिकांश भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, यानी मोहनजोदड़ो के निवासी दिखाई देते हैं। और मोहनजोदड़ो कल बताया था मैंने सिंध नदी के राइट साइड पे पड़ता है, ठीक है। और सिंध नदी के जब राइट साइड पे पड़ रहा है तो वहां पर जो अधिकांश प्रजाति दिखी आप लोगों को वो भूमध्य सागरीय दिखी, और भूमध्य सागर बिल्कुल उसके आसपास का इलाका, पाकिस्तान से देखो फिर अफगानिस्तान, और फिर आपका जो अफ्रीका पड़ेगा तो अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागर, अफ्रीका के ऊपर भूमध्य सागर। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, अभी आप सोचो भैया कैसे बता रहे हैं। तो ये रहा अफ्रीका और ये रहा भूमध्य सागर, ये अफ्रीका और ये भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर के पास से यहाँ पे जो जनजातियां रहती थी, जो प्रजातियां रहती थी, तो उन प्रजातियों के अधिकांश लोग कहाँ दिखाई दिए, मोहनजोदड़ो में दिखाई दी। तो कभी पेपर में आया मोहनजोदड़ो में अधिकांश कहाँ की प्रजाति दिखाई दी, तो भूमध्य सागर की प्रजाति दिखाई दी, यहाँ के आसपास जो रहने वाले लोग वो दिखाई दी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं चल रहा होगा यहाँ तक। तो ये 4 मुख्य प्रजाति थी। अब आपको प्रजाति भी पता है और इनकी जगह भी पता है। भूमध्य सागर पता चला अफ्रीका के ऊपर, अल्पाइन यूरोप का भाग, कैस्पियन सागर जो मैंने अरब के ऊपर दिखाया था आप लोगों को, अरब खाड़ी जो खाड़ी देश थे उसके ऊपर की तरफ दिखाया था अल्पाइन, ठीक है। और फिर सॉरी अल्पाइन तो भूमध्य सागर, अल्पाइन तो यूरोप के पास दिखाई है ना, यूरोप का अल्पाइन पर। और मंगोलाइट मंगोल चाइना के ऊपर मंगोल, ठीक है। तो वहां की जो प्रजातियां थी ये सब कुछ ना कुछ इसका भाग रहा पर
सिंधु सभ्यता में भी। तो ये हो गया हड़प्पा सभ्यता बोलूं, अच्छा हड़प्पा सभ्यता बोलूं, सिंधु सभ्यता बोलूं, सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता बोलूं, सब एक बात अच्छे समझा रखा है। क्लियर हुआ यहाँ तक का? ठीक है। और मोहनजोदड़ो में ज्यादातर कहाँ की निवासी दिखाई थी? भूमध्य सागर। ठीक है, आगे समझते हैं। प्रजाति, कुछ विद्वान थे, उन विद्वानों का मत ये है कि किन लोगों ने सिंधु सभ्यता को अस्तित्व में बनाया, मतलब कि किन्होंने इसको स्थापित किया। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि जो आर्य थे, उन आर्यों ने सिंधु सभ्यता को बस। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलन ये कहते हैं सुमेरियन लोगों ने किसको बताया बसाया था? सिंधु सभ्यता। अभी सुमेरियन कौन होते? तो जरा समझिए, मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया मतलब जो आज का आपका वो है इराक, है ना, जो आज का इराक है उसी को मेसोपोटामिया कहते थे। तो मेसोपोटामिया ने इराक के दक्षिण भाग में जो प्रजाति रहती थी वो सुमेरियन कहलाती थी। तो ये जो है गार्डन चाइल्ड, इन्होंने कहा कि सुमेरियन लोगों ने इसे बसाया, और राकल दास बनर्जी ने कहा द्रविड़ ने इन्हें बसाया। अब द्रविड़ कौन थे? बहुत ध्यान रहा। लक्ष्मण स्वरूप ने कहा आर्यों ने बसाया, इस आर्य की चर्चा हम वेद में करेंगे। सुमेरियन, इसकी हम मेसोपोटामिया की जब सभ्यता में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां समझाऊंगा मेसोपोटामिया की। फिलहाल के लिए मेसोपोटामिया के दक्षिण में थे तो बताया कि सुमेरियन लोगों ने करी है, मेसोपोटामिया के सुमेरियन लोगों ने करी है। और राकल दास बनर्जी ने किसको खोजा था? मोहनजोदड़ो को। उन्होंने कहा द्रविड़ों ने इसकी स्थापना करी। अब द्रविड़ कौन होते थे? द्रविड़ जो थे वो दक्षिण भारत और श्रीलंका में रहने वाले लोगों को द्रविड़ कहते थे। द्रविड़ की जो मूल भाषा थी, मतलब 4 भाषाएं रहती द्रविड़ में, एक कन्नड़ रहती है, एक मलयालम रहती है, एक तेलुगु रहती है, और एक आपकी तमिल रहती है। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिल में आपकी तो जो तमिलनाडु वहाँ पे तमिल बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो इन क्षेत्र के लोगों को द्रविड़ कहते थे, इन क्षेत्र के लोगों को कहते थे द्रविड़। तो इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता को बसाने वाले द्रविड़ थे। मत था विद्वानों का, है ना, अलग अलग। अब जब वहां की लिपि नहीं पढ़ी गई तो कुछ फिक्स नहीं हो पाया कि कौन थे भाई एक्चुअल में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इन विद्वानों का मत था कि यहाँ पे इन लोगों ने इसे बसाया है। कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि किस विद्वान का मत था कि द्रविड़ लोग सिंधु सभ्यता को बसाने वाले थे, तो राकल दास बनर्जी थे, पर उन्होंने राकल दास बनर्जी। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने कहा सुमेरियन यानी मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में रहने वाले। और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य ने कहा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने कहा कि आर्यों ने इसे बसाया था। तो ये बात हो गई सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोगों। अभी हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के अवशेष अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से मिले, यानी नगर यहाँ से मिले हैं इनके। फिर हमने देखा प्रजातियां 4 रहती थी, ऑस्ट्रोलॉइड थी, और भूमध्य सागरीय थी, अल्पाइन थी, और कौन सी थी? मंगोलाइड थी। फिर हमने देख लिया कि इस सभ्यता के बारे में किन किन लोगों ने कहा इसको बसाया गया है, इन्होंने इनके बारे में बताया। तो यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ रहा है? ठीक से, ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसलिए मैंने ना कोशिश करी आपको मैप के साथ दिखाने की, आप समझ सको। जो मेसोपोटामिया है, ये मेसोपोटामिया आज का जो इराक है उसी को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। इराक में विकसित हुई थी, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ विकसित हुई? इराक में विकसित हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसलिए मेसोपोटामिया जो दक्षिण में लोग रहते थे उन्हीं को हम क्या बोलते थे? सुमेरियन लोग कहते थे। आगे आप, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी आगे की फैक्चुअल पॉइंट से आगे हम बढ़ना शुरू होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्र विकास की निम्न अवस्था में थे। उस समय उत्तर पश्चिम के क्षेत्र विकास को बेहतर अवस्था में थे और नगरीकरण में पहुंच चुके थे। अब जरा समझो, भारत इस तरीके से देखें, दिख रहा है? तो भारत का उत्तर पश्चिम का क्षेत्र ये वाला है, और ये बाकी निम्न भारत आपका इधर वाला। तो जो निम्न उत्तर पश्चिम को छोड़कर जो बाकी भारत था वहां विकास इस स्तर पे ही नहीं पहुंचा था, वहां विकास ही ठीक से नहीं हो पा रहा था। जबकि इस समय जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो अपने नगरीय स्तर पर पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब विकास तेजी से हो रहा था वहां पे, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक नगरीय सभ्यता थी। और जिस समय भारत के उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्र विकास के निम्न बिल्कुल नीचे पहुंचे हुए थे, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस स्तर पर पहुंचे थे। यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी तथा विश्व की मेसोपोटामिया और मिस्र, ये मिश्र नहीं है, ये मिस्र है बच्चों। ये क्या है? मिस्र, मिस्र, ठीक है।
मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। यानी भारत की नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता जैसी थी। जो कल की क्लास होगी उसमें मैं आपको मेसोपोटामिया और मिस्र के बारे में जिक्र कर दूंगा। अभी समझना, अगर पेपर में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन थी, तो मेसोपोटामिया यानी इराक की, और मिस्र यानी अफ्रीका, तो इनकी सभ्यता के समकालीन हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी। फिर यह सभ्यता मेसोपोटामिया से 22 गुना बड़ी थी और मिस्र से 20 गुना, और अगर इन दोनों को मिला दे, मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों को मिला दे, तो इनसे 12 गुना बड़ी थी सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका मतलब आप सोचो कितना व्यापक प्रसार था इसका। तभी तो आपने देखा भारत से लेकर अफगानिस्तान तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा प्रसार था। मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से कितनी ज्यादा गुना थी, 12 गुना बड़ी थी। तो अगर पेपर में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी, तो बच्चों आप बताएंगे हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, आगे देख करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। अब इसकी विशेषता देख, किस घाटी की विशेषता क्या? उन्नत नगर निर्माण योजना। एक एक करके इसमें बात करेंगे। यानी कि यहाँ की जो नगर बने हुए थे बहुत ही उम्दा किस्म के बने हुए थे, बहुत ही अच्छे बने हुए थे। दूसरा, विकसित वाणिज्य व्यापार, व्यापार बहुत अच्छा ढंग से कर। धार्मिक पंथों की बहुलता, मतलब कि अलग अलग यहाँ पे धार्मिक पंथ भी दिखते थे, अलग अलग धर्म भी। और कलात्मक उत्पादों की प्रचुरता, दैट मीन्स कि आर्ट एंड कल्चर में भी इनका क्या था, योगदान रहा है। यानी कि मूर्तियां बनाने में इनकी योगदान हमें दिखाई दिया। तो सोचो, जब ये मूर्ति भी बना रहे हैं, धर्म को भी देख रहे हैं, वाणिज्य को, व्यापार को भी कर रहे हैं, और साथ में नगर को भी अच्छा बना रहे हैं, तो फिर तो एक सभ्य लोग हुए, तो सभ्यता कहलाई जाएगी। तो यहाँ की सभ्यता बड़े ही उच्च कोटि की सभ्यता थी। अगर हम बात करें कि नगर निर्माण योजना कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो नगर निर्माण योजना बड़ी उन्नत थी। इसे मैं अगली स्लाइड से दिखाऊं तो देखो, पूरा एक डायग्राम बना रखा है। हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना सबसे अलग और बहुत ही विकसित थी। सभी हड़प्पाई नगर दो भागों में विभाजित थे। यानी कि अब हम एंट्री कर चुके हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसे दो भाग में बांटा गया था, एक पश्चिमी भाग में और एक पूर्वी भाग में। बहुत अच्छी सभ्यता थी ये। अब आप सोचो कि जब बताया है व्यापार भी कर रहे हैं, धर्म की भी बात है, मूर्तियां भी है ना, तो सारी चीज, व्यापार भी है। जब इतनी सारी चीजें हैं तो फिर तो सभ्य लोग बोला जाएगा, जब इतनी सारी चीजें हैं। तो हमने कहा कि यहाँ की सभ्यता कैसे थी, तो उसने कहा कि यहाँ के जो नगर निर्माण थे, यानी नगर कैसे बनाए गए। जैसे आज आप देखो बहुत सी जगह जब प्लॉटिंग होती है, तो कुछ जगह प्लॉट ऐसे काट देते हैं, मतलब कि सड़क कम चौड़ी होती है ना, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता, ठीक है, नालियां पक्की नहीं होती, सड़क पक्की नहीं होती। और कुछ जगह के प्लॉट इतने अच्छे कटते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होता है, सड़कें चौड़ी होती हैं, दो शटर होते हैं, मतलब कि दो गेट होते हैं, और उत्तरायण उनके घर होते हैं, रोशनी सूरज की पड़ेगी तो ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी उन लोगों को। इस तरीके से घर को डेवलप किया जाता है। तो यही सारी बातें एक नगर को उन्नत नगर बनाती हैं। तो ये सारी बातें सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बड़ी भली भांति से परिचित थे। तो उन्होंने इतने अच्छे ढंग से अपने घरों को बनाया था, इतने बढ़िया ढंग से घर को बनाया था, इसलिए उसे कहा जाता है कि एक उन्नत नगर निर्माण योजना रहेगी इनकी। तो इसने क्या करा, पूरे हड़प्पा नगर को दो भागों में बांटा, एक पश्चिमी भाग में, और पश्चिमी भाग में जिसे बांटा वहां दुर्ग होते थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दुर्ग होते थे, और पूर्वी भाग में निचला शहर होता था। यानी कि जो हड़प्पा के नगर बसे वहां पे पश्चिमी भाग में तो ऊंचे ऊंचे घर होते थे ऐसे मानो, और पूर्वी भाग में ऐसे छोटे घर होते थे। तो जो ऊंचे घर होते थे उनमें शासक वर्ग के लोग रहते थे। यानी यहाँ से दिखाई दिया कि अब यहाँ से भेदभाव, भेदभाव दैट मीन्स कि राजा और प्रजा की जो बात थी वो दिखाई देनी शुरू हुई। इसीलिए तो सभ्यता का जैसे एंड होता है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो फिर वैदिक में मैं लेकर आऊंगा, और वैदिक से मैं आपको कहाँ पे लेकर आऊंगा, मगध में लेकर आऊंगा। ठीक है, वैदिक फिर मगध फिर हमारे मौर्य, इस तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पे नगर निर्माण से ऊंचे और छोटे से ये अंतर समझ में आया कि लोग बागों में अब ये भेद होने लग गया था कि ठीक है भाई, ये एक राजा वर्ग का यानी शासक वर्ग का है, और हम एक आम जनमानस है, और हमें राजा की बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ से धारणा दिखाई देती है, इस चीज को समझना है हम लोग कि पश्चिम भाग में दुर्ग रहा, और दुर्ग क्षेत्र में शासक वर्ग के लोग रहते थे, और पूर्वी भाग में कौन रहते थे, जो निचला शहर था, और इसमें आम जन के लोग रहते थे। दैट मीन सामान्य लोग यहाँ रह रहे हैं और शासक वर्ग के लोग यहाँ रह रहे हैं। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, यानी इस तरीके से वो नगर बनाते थे। तो नगर में आप बताएंगे पश्चिमी भाग में क्या होते थे, दुर्ग होते थे, शासक रहते थे, और पूर्वी भाग में आमजन लोग रहते थे। तो ये हुई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना। अब हम देखेंगे कौन सा नगर कहाँ पाया गया।
किस नगर की क्या विशेषता रही। तो अब आपको यहाँ तक की क्लास हमारी पूरी होती है ना। मैंने ये छोटे छोटे पार्ट इसलिए बताए हैं कि आप बखूबी इन्हें पढ़ रहे हैं और बखूबी जान रहे हैं। अब जैसे कल आपको हमारी क्लास संडे वाले दिन नहीं मिलेगी, जो मैंने हफ्ते भर पढ़ाया है आपको इसको रिवीजन करना है। फिर संडे हमने इसीलिए छोड़ा है कि जो हमने पढ़ा है आप उसका रिवीजन करें, उसे याद करें। जब मैं मंडे को आऊंगा ना, तो पहले मैं यही पूछूंगा आप लोगों से कि किस किस बच्चे ने रिवीजन किया। जो बच्चा ढंग से जुड़ा हुआ होगा, तो आप देखना जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा ना, वो फटाफट आंसर बताता जाएगा। और जो बच्चा सिर्फ टाइम पास करने के लिए पढ़ रहा है, उसको देखो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा भाई। जैसे मैंने आपसे बताया था, आप मेहनत करो, जबकि मेहनत करो, भगवान जो है वो पक्का आपको आपकी मेहनत का फल देगा। ठीक है। जिस दिन ऑफिसर बन जाओगे ना यार, चाहे एसएससी में बनूं, चाहे रेलवे में बनूं, चाहे सीपीओ में बनूं, है ना, चाहे जहां भी हो, अगर जिस दिन आप लोग एक अधिकारी लेवल पे जाओगे, बढ़िया लेवल 4200 पे स्केल से आप जाओगे, तो उस दिन देखना रुतबा ही चेंज होगा। जो आज हमसे मुंह बनाते हैं ना, वो कल सब हमारे आने का इंतजार कर रहा करेंगे, हमसे फोन पे बातें कर रहा करेंगे। तो ये सब देखा, जो मेरे स्टूडेंट है ना यहाँ से गए, एक मेरा ऐसा स्टूडेंट है बच्चों, जो घरों में पेंट करता था मेरा, और आज वो सीपीओ में, सॉरी एसएससी जीडी में है। तो वो मेरे से ये कहता था कि भैया हमें तो यही उम्मीद नहीं थी कि हम कभी नौकरी भी कर पाएंगे, है ना, ऐसा लगता है तो घर में पेंट ही करेंगे। तो उस लड़के ने मुझे अपना 1.5 साल दिया, वो मेरे पास रह के जैसे मैंने पढ़ा वो वैसे पढ़ा। तो भगवान ने उसके मेहनत को देखा और मेहनत को देख के उसे कामयाब करा। तो बच्चों आप बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करो यार। मैं बहुत बारीकियों को भी कवर करवा रहा हूँ, जो डिटेल्स है मैं उसे भी कवर करा रहा हूँ, फैक्चुअल पोर्शन को भी कवर करा रहा हूँ, जो यहाँ से बचेगा फिर मैं उसे ऑब्जेक्टिव में कवर करवा दूंगा। तो इस प्रकार आप देखो तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप इस तरीके से पढ़े, पक्का नंबर आएगा, आएगा नंबर। तो मिलते हैं हम आपको मंडे में, है ना। संडे का ऑफ रहेगा, आपका काम है कि आप उसका रिवीजन करें, पूरा जो मैथ्स कराया है और जो जीएस कराया है उसका रिवीजन करें। मंडे से जैसे मैंने आपसे बताया था कि सुबह 11:30 बजे क्लास मिलेगी जीएस की, और शाम को 4 बजे आपको क्लास मिलेगी मैथमेटिक्स। अब डेली दोनों क्लास डेली मिलनी शुरू हो। और मैंने आपसे कहा था आप मुझे कमेंट में बताएं कि स्टैटिक जीएस आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। स्टैटिक जीएस के साथ मैं करंट भी कवर कराऊंगा। तो अगर आप हाँ बोलेंगे तो हम उसको भी स्टार्ट करेंगे, और रात को 9 बजे आपको 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीएस के, और उसमें कुछ क्वेश्चन करंट के मिल करें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, पढ़े अच्छे से, मेहनत करें और इंजॉय लाइफ को इंजॉय भी करें। ठीक है। ये नहीं है कि बर्डन मान, कोई बर्डन नहीं, आराम आराम चीजें करते चले जाए, सब अच्छी। चलो हरे कृष्णा।